क्या आप जानते हैं कि उत्तर कोरिया में केवल कुछ लोगों के पास ही इंटरनेट है? उत्तर कोरिया को डेमोक्रेटिक पीपल रिपब्लिक ऑफ कोरिया कहा जाता है। उत्तर कोरिया लंबे समय से साजिश का स्रोत रहा है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आइए कुछ क्विक और इजी फैक्ट पर नजर डालें। डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया की स्थापना 9 सितंबर 1948 को हुई। कोरिया के उत्तरी भाग में सोवियत संघ की सहायता और जापान के लंबे कब्जे की बात की गई थी। 2018 तक यह अनुमान लगाया है कि देश में 25,549,604 लोगों की आबादी है, जो कुल 1,20,540 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में रहते हैं, जो इसे 212 पर स्क्वायर किलोमीटर का जनसंख्या घनत्व देता है। 2017 में उत्तर कोरिया के सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान $30 मिलियन था, जिसमें देशों की मुद्रा कोरियन पीपल वन थी। अब जब हमें इस गुप्त देश के बारे में थोड़ा सा सुराग मिल गया है, तो आइए कुछ और आकर्षक तथ्यों पर नजर डालते हैं। नंबर 1, उत्तर और दक्षिण कोरिया 1950 से युद्ध में है। जापान द्वारा कोरिया के कब्जे के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के साथ सोवियत, रूस और अमेरिका दोनों के पास देश के भविष्य के लिए योजनाएं थी। इसके परिणाम स्वरूप अमेरिका के नेतृत्व वाली सेना ने देश के दक्षिण पर कब्जा कर लिया, जबकि सोवियत नेतृत्व वाली सेना ने उत्तर पर कब्जा कर लिया। इसने अमेरिकी नियंत्रण में दक्षिण में एक पश्चिमी समर्थक सरकार बनाई और उत्तर में एक सोवियत समर्थित कम्युनिस्ट सरकार बनाई। जबकि दोनों पक्षों ने कोरिया को एकजुट करने का लक्ष्य रखा था, नए एकीकृत कोरिया को कैसा दिखना चाहिए, इसके लिए उनके विचार बहुत अलग थे। सामान्य आधार खोजने का कोई भी प्रयास बार बार फेल हो रहा। दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ गया, जिसके कारण अंततः 1950 में युद्ध छिड़ गया, जबकि युद्ध 1953 में गतिरोध में समाप्त हुआ। दोनों पक्षों के बीच कोई आधिकारिक शांति संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया गया था और इस प्रकार युद्ध वास्तव में कभी समाप्त नहीं हुआ। नंबर 2, उत्तर कोरिया के लोग खुद को उत्तर कोरिया ही नहीं कहते हैं। यह क्षेत्र, जिसमें अब उत्तर और दक्षिण कोरिया दोनों शामिल है, इतिहास की लंबी अवधि के लिए एक सिंगल देश रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देश के दोनों पक्षों के अलग होने के बाद से यह सेपरेट हो गया है। जहां तक उत्तर कोरिया का सवाल है, तो कोई बंटवारा नहीं हुआ है। टेक्निकली वे डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया ही है, और हालांकि वे केवल कोरियाई पेनिनसुला के उत्तर को नियंत्रित कर सकते हैं, वे सभी कोरियाई है। उनके अनुसार दक्षिण के लोग भी डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया के नागरिक हैं और इस प्रकार कोरियाई भी है। लेकिन इन मामले में इन कोरियाई लोगों को एक नाजायज सरकार द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। नंबर 3, एक ही परिवार ने उत्तर कोरिया की स्थापना के बाद से शासन किया है। डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया के पहले नेता किम इल सुंग थे, जो द्वितीय विश्व युद्ध में एक क्रांतिकारी गुरिल्ला सेनानी के रूप में अपने कार्यों के माध्यम से सत्ता में आए। उन्होंने कम्युनिस्ट चीन और यूएसएसआर में काफी समय बिताया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें सोवियत नियंत्रित उत्तर कोरिया के नियंत्रण में रखा गया। जब डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया का गठन हुआ, तो किम इल सुंग शीर्ष पर थे। उन्होंने 1948 से 1994 में उनकी मृत्यु तक शासन किया और इस दौरान उन्होंने महान नेता की उपाधि अर्जित की। किम जोंग इल एक कम्युनिस्ट राज्य के लिए एक अत्यधिक अपरंपरागत कदम में अपने पिता के उत्तराधिकारी बने। कहा जाता है कि किम जोंग इल एक अविश्वसनीय रूप से मनमौजी शासक थे, जिसमें आत्म महत्व की अत्यधिक भावना थी, जो अक्सर शासन करने की उनकी क्षमता को कम कर देता था। इसके बावजूद उन्होंने डियर लीडर की उपाधि अर्जित की और 2011 में अपनी मृत्यु तक शासन किया। किम जोंग इल को देश के अगले नेता के रूप में नियुक्त किया गया था। 2011 में सर्वोच्च नेता की भूमिका निभाने के बाद से किम जोंग इल ने अपने पूर्वजों की तरह लोहे की मुट्ठी के साथ देश पर शासन किया है। नंबर 4, प्योंगयांग का स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। 1989 में सभी तरह से निर्माण किए जाने के बावजूद उत्तर कोरिया के इस स्टेडियम में दुनिया में सबसे बड़ी बैठने की क्षमता है, जिसमें 1.5 लाख सीटें हैं। देश के प्रसिद्ध वार्षिक सामूहिक खेलों के दौरान स्टेडियम का सबसे बड़ा उपयोग होता है। एक कार्यक्रम मुख्य रूप से कसकर कोरियोग्राफ किए गए नृत्यों और प्रभावशाली जिम्नास्टिक प्रदर्शनों पर केंद्रित था। नंबर 5,
उत्तर कोरिया एक कम्युनिस्ट देश नहीं है। उत्तर कोरिया के बारे में एक आम गलत धारणा यह है कि यह अभी भी एक साम्यवादी देश है, जबकि किम इल सुंग समाजवाद और साम्यवाद में विश्वास करते थे। जिस देश को उन्होंने तेजी से स्थापित किया वह कम और कम कम्युनिस्ट होता गया जैसे जैसे साल बीतते गए। कई क्लासिक कम्युनिस्ट प्रथाओं को खिड़की से बाहर फेंक दिया गया और बदल दिया गया, जैसे कि देश के नए शासक वंश के साथ देखा जाता है। डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया ने अपने साम्यवादी सिद्धांतों को बदल दिया। किम इल सुंग द्वारा सोची गई एक विशिष्ट उत्तर कोरियाई राजनीतिक विचारधारा जो मुख्य रूप से आत्मनिर्भरता पर केंद्रित है। साम्यवाद के सभी उल्लेखों को आधिकारिक राज्य लेखन से धीरे धीरे हटा दिया गया था। इस शब्द को संविधान से 2009 तक पूरी तरह से हटा दिया गया था। नंबर 6, उत्तर कोरिया का अपना कैलेंडर है। दुनिया का अधिकांश हिस्सा ग्रेगोरियन कैलेंडर का उपयोग करता है, एक कैलेंडर जो वर्षों को जीसस के जन्म से जोड़ता है। उत्तर कोरिया में वास्तव में एक समान प्रणाली है, लेकिन इसके बजाय यह महान नेता किम इल सुंग के जन्म पर आधारित है। डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया कैलेंडर या जूचे कैलेंडर में पहला वर्ष 1912 में शुरू हुआ, जबकि कैलेंडर केवल 1997 में रखा गया था। उत्तर कोरिया में केवल एक आर्ट स्टूडियो को देश के नेताओं की कलाकृति बनाने की अनुमति है। देश की राजधानी प्योंगयांग में स्थित मसूदे आर्ट स्टूडियो वास्तव में दुनिया के सबसे बड़े कला स्टूडियो में से एक है। स्टूडियो 1,20,000 स्क्वायर मीटर से अधिक की भूमि के एक विशाल भूखंड पर बैठता है। यह स्ट्रिक्टली केवल उन सर्वश्रेष्ठ कलाकारों को नियुक्त करता है जिन्हें वे उनके राज्य में ढूंढ सकते हैं, जिनमें से सभी बेस्ट आर्ट एकेडमी से आते हैं। इस अखंड कला स्टूडियो में देश के कुछ महानतम स्मारकों का डिजाइन और निर्माण किया गया था। नंबर 8, उत्तर कोरियाई लोगों की इंटरनेट तक पहुंच नहीं है। 1 या 2,000 चुने हुए अमेरिकन को छोड़कर अर्थात देश की बाकी हिस्सों को इंटरनेट से पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। यदि आप प्योंगयांग या उत्तर कोरिया के अन्य प्रमुख शहरों में से एक में रहते हैं और या तो एक एडवांस क्षेत्र में काम करते हैं या स्टडी करते हैं, तो आपको देश के अपने इंटरनेट प्योंगयांग तक पहुंचने की अनुमति दी जा सकती है। यह नेटवर्क देश के भीतर चलता है और भारी सेंसर वाली कई राज्य अनुमोदित वेबसाइटों और एक साधारण ईमेल क्लाइंट तक बेहद सीमित पहुंच की अनुमति देता है। केवल स्पेशल वर्क के अलावा अन्य लोग जिन्हें वास्तविक इंटरनेट का उपयोग करने की अनुमति है, वे लोग जो सरकार के प्रचार या हैकिंग यूनिट में काम करते हैं। इस तरह के पदों को हाई वेतन और विशेषाधिकारों के साथ ज्यादा प्रतिष्ठित माना जाता है, ताकि इन लोगों को देश से भागने से रोका जा सके जब उन्हें यह पता चल जाए कि दूसरी तरफ घास कितनी हरी है। नंबर 9, उत्तर कोरिया 100% साक्षरता दर का दावा करता है। उत्तर कोरिया में शिक्षा को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। राज्य में सभी नागरिकों को मुफ्त किंडरगार्टन, प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय और यहाँ तक कि विश्वविद्यालय शिक्षा प्रदान करता है। हालांकि यह उम्मीद की जाती है कि उत्तर कोरिया में शिक्षा प्रणाली में कुछ क्षेत्रों की भारी कमी हो सकती है। कुछ क्षेत्रों जैसे साक्षरता दर सफल प्रतीत होती है। नंबर 10, केवल 2 देशों के पास उत्तर कोरिया की वीजा मुक्त यात्रा है। जब तक आपके पास मलेशिया या सिंगापुर का पासपोर्ट नहीं है, आपको उत्तर कोरिया जाने के लिए वीजा के लिए आवेदन करना पड़ेगा। अगर आप कहते भी हैं, तब भी यह आसान नहीं है। जो कोई भी उत्तर कोरिया की यात्रा करना चाहता है, उसे राज्य अनुमोदित टूर एजेंसी के साथ यात्रा करनी चाहिए। आज की वीडियो आपको कैसे लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ।